नमस्कार छात्रों, हिंदी कालांश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, हम हमेशा बहुत सारी चीजों, वस्तुओं, लोगों से घिरे हुए होते हैं, है ना? इन सभी के कुछ नाम भी होते हैं। तो क्या आप जानते हैं व्याकरण की दृष्टि से इन नामों को हम क्या कहते हैं? तो बच्चों, व्याकरण की दृष्टि से इन नामों को हम संज्ञा कहते हैं। जी हाँ बच्चों, तो आज इस कालांश में हम संज्ञा के बारे में और अधिक जानकारी हासिल करेंगे। तो आइए अब हम संज्ञा की शुरुआत करते हैं। संज्ञा, सबसे पहले हम संज्ञा की परिभाषा देखते हैं। संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं। उदाहरण, एपीजे अब्दुल कलाम, रामायण, हिमालय पर्वत। अब संज्ञा के 5 भेद होते हैं। अब इन भेदों के बारे में हम देखते हैं। सबसे पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो बच्चों, संज्ञा के इन पांचों भेदों के बारे में आइए हम और अधिक जानते हैं। सबसे पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिस शब्द से किसी एक विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण इस प्रकार है। रमेश बाहर खेल रहा है, महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट खेलते हैं, मैं भारत में रहता हूं, महाभारत एक महान ग्रंथ है, अमिताभ बच्चन कलाकार है। तो इन उदाहरणों में आपने देखा कि यहाँ पर विशेष नाम मौजूद है, इसीलिए इन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब हम दूसरे भेद की तरफ बढ़ते हैं, जातिवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, उन शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा के अन्य उदाहरण कुछ इस प्रकार हैं। स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, बिल्ली चूहे खाती है, पेड़ों पर पक्षी बैठे हैं। तो बच्चों, इन उदाहरणों में आपने देखा कि यहाँ पर विशेष नाम न देकर बल्कि उसकी संपूर्ण जाति का बोध किया जा रहा है, इसीलिए इसे हम जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। आगे बढ़ते हैं हम भाववाचक संज्ञा। जो शब्द किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की अवस्था, दशा या भाव का बोध कराते हैं, उन शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। ज्यादा दौड़ने से मुझे थकान हो जाती है, लगातार परिश्रम करने से सफलता मिलेगी। यहाँ पर थकान और सफलता भावों को व्यक्त कर रहे हैं, दशा को व्यक्त कर रहे हैं, इसीलिए ये भाववाचक संज्ञा कहलाएंगे। अब भाववाचक संज्ञा को हम जातिवाचक संज्ञा से, क्रिया से, विशेषण से और सर्वनाम से भी, इनके शब्दों से भी हम भाववाचक संज्ञा में परिवर्तन करते हैं। तो आइए हम देखते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण व क्रिया से भाववाचक संज्ञा में परिवर्तन। तो सबसे पहले जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। मनुष्य मनुष्यता, मित्र मित्रता, प्रभु प्रभुता, बच्चा बचपन। अब सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना। सर्व सर्वस्व, पराया परायापन, अपना अपनापन, निज निजत्व। विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना। अच्छा अच्छाई,
सुंदर, सुंदरता या सौंदर्य, शीतल, शीतलता, सफल, सफलता। क्रिया से भाववाचक बनाना। पढ़ना, पढ़ाई, खोजना, खोज, सीना, सिलाई, जीतना, जीत। बच्चों इसी प्रकार अन्य संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण व क्रिया के शब्दों से भाववाचक संज्ञा में परिवर्तन किया जाता है। अब आइए हम संज्ञा के बाकी के भेदों की तरफ बढ़ते हैं, जो है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो जो शब्द किसी धातु या द्रव्य का बोध कराते हैं वे द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे कोयला, पानी, तेल, घी आदि। अब इसके कुछ उदाहरण इस प्रकार है। मेरे पास सोने के आभूषण है। 1 लीटर तेल लेकर आओ। मुझे दाल पसंद है। इन उदाहरणों में सोना, तेल, दाल ये धातु या द्रव्य का बोध करा रहे हैं, इसीलिए ये द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाएंगे। अब हम संज्ञा के अंतिम भेद की तरफ आगे बढ़ेंगे, जिसका नाम है समूहवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी भी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है उन शब्दों को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भीड़, पुस्तकालय, झुंड, सेना आदि। अब इसके कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। भारतीय सेना दुनिया की सबसे बड़ी सेना है। कल बस स्टैंड पर भीड़ जमा हो गई। मेरे परिवार में 4 सदस्य हैं। यहाँ पर इन उदाहरणों में सेना, भीड़, परिवार ये सभी समूह का बोध करा रहे हैं, इसीलिए ये समूहवाचक संज्ञा कहलाएंगे। तो बच्चों आपने देखा किस प्रकार से संज्ञा के भेदों को हम बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने संज्ञा और संज्ञा के भेदों को बहुत अच्छी तरह से समझ लिया होगा। धन्यवाद।